Good morning, students. Desh Bharati Public Inter College welcomes to join online classes. This is Ashish Verma going to discuss history of class 9th French Revolution. Students, this video is the second part. If you have not seen French Revolution part 1, I think you must have to watch the first part of the video to understand basic concept of revolution, where all the types of revolution related with history has been explained. So students, now what is French Revolution or which type of revolution was this? So answer is French Revolution is a political revolution जिसमें डेमोक्रेसी रिप्लेस्ड मोनार्की अर्थात जिसमें लोकतंत्र ने राजतंत्र का स्थान ले लिया। वहाँ का रूलिंग स्ट्रक्चर अर्थात शासन स्वरूप बदल गया। दूसरे शब्दों में कहें तो एक देश सही मायनों में अस्तित्व में आया जिसके अंतर्गत लोगों को राजनीतिक अधिकार अर्थात पॉलिटिकल राइट्स मिले और वे अपने वोट्स या मतों का उपयोग करके अपनी इच्छा अनुसार अपने शासक को चुन सके। अब जब वो अपनी इच्छा अनुसार शासकों को चुन सकते हैं तो ऐसे में क्या होगा, वो जो एक परिवार चलता आता था राजतंत्र के लिए, वो परिवार जो है अब क्या हो गया, उसके हाथों से सत्ता निकल गई। जिससे क्या हुआ, जो लोग थे उन्होंने अपने बीच से लोगों को वहाँ पे रूलिंग अथॉरिटी में भेजना शुरू किया, जो उनके दुख दर्द तकलीफ़ को अच्छे से समझते थे, उनकी समस्याओं को समझते थे और वो उसका सलूशन करने के लिए जो है उसका प्रयास करने के लिए आगे बढ़ना शुरू किया। और इसी वजह से फ्रांस में तेज़ी से डेवलपमेंट भी स्टार्ट हुआ। मतलब ये एक पॉजिटिव चेंज है, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन जो यहाँ पे दिखाई पड़ा है। अब आगे इसके हम लोग जो है देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम उन कॉजेज़ और बैकग्राउंड पर बात करते हैं जो फ्रांस की क्रांति या फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं। तो हमारा पहला कॉज है सोशल कंडीशन, मतलब फ्रांस की सोसाइटी का क्या स्वरूप था जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर बना। सेकंड कॉज फ्रांस की पॉलिटिकल कंडीशन, मतलब शासन व्यवस्था कैसी थी, शासक और जनता के बीच किस प्रकार का कोऑर्डिनेशन था, इन पहलुओं पर इसमें बात की जाएगी। थर्ड कॉज फ्रांस की इकोनॉमी से रिलेटेड है जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन के आउटब्रेक में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। नेक्स्ट कॉज फ्रांस के उस तबके से बिलोंग करता है जिससे फ्रांस का बुद्धिजीवी वर्ग या इंटेलेक्चुअल क्लास जुड़ा हुआ है। उनके विचारों ने किस प्रकार फ्रांस की क्रांति को जागृत करने का प्रयास किया, इसमें इसको पढ़ाया जाएगा। और लास्ट कॉज जो हमारा इमीडिएट मतलब आकस्मिक कारण है बना, जिसने फ्रांस के क्रांति को शुरू ही कर दिया। मतलब क्या, जो इमीडिएट कॉज था उस इमीडिएट कॉज में बाकी सारे कॉजेज़ का जो है एक कॉन्सिक्वेंसेस एक साथ दिखाई पड़ गया और जिससे क्या हो गया, फ्रांस जो है रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ गया। तो इन्हीं एक एक कॉजेज़ को अब हम लोग जो है एक एक करके उसके ऊपर डिटेल में इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। इस वीडियो में हम जो फर्स्ट और सेकंड कॉजेज़ के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट जो है कॉजेज़ हैं हमारी, वो अगले पार्ट में वीडियो में आएगा, उसमें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला कॉज है सोशल कंडीशन ऑफ फ्रांस। देखिए स्टूडेंट्स, फ्रांस की सोसाइटी 3 क्लासेस या वर्ग में बटी हुई थी, क्लर्जी, नोबेल्टी एंड थर्ड स्टेज। क्लर्जी क्लास फ्रेंच सोसाइटी की हाईएस्ट क्लास मानी जाती थी। गिरजाघरों के पादरी एवं पुजारी, जिन्हें पोप या प्रीस्ट कहा जाता था, वे इस क्लर्जी क्लास को बिलोंग करते थे। इनकी पॉपुलेशन फ्रांस की कुल पॉपुलेशन का केवल 1% ही था, लेकिन इनके पास फ्रांस की भूमि का या लैंड होल्डिंग का 10% भाग था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा शेयर था। इसके बाद दूसरी क्लास नोबेल्टी क्लास थी, जिसके अंतर्गत शासक, सामंत और ज़मींदार आते थे। इनके पास कुल भूमि का 40 से 45% भाग था, जबकि इनकी जनसंख्या मात्र फ्रांस की कुल पॉपुलेशन का केवल 4% ही थी। अर्थात फ्रांस का नोबेल्टी क्लास, जिसे कुलीन वर्ग भी कहा जाता था, फ्रांस की सबसे रिच क्लास थी।
फ्रांस की तीसरी क्लास को थर्ड स्टेट के रूप में जाना जाता था। इस क्लास के अंतर्गत किसान, मजदूर, अध्यापक, लिपिक या क्लर्क और डॉक्टर, साथ ही पूरा मिडिल क्लास आता था। इनकी आबादी फ्रांस की कुल आबादी का 95% थी, परंतु इनके पास भूमि का केवल 50% भाग ही था, जो अत्यंत कम था। इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हुए हम कह सकते हैं कि फ्रेंच सोसाइटी में थर्ड स्टेट के लोगों का कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन या शोषण हो रहा था। अब हम देखते हैं कि फ्रांस में टैक्स किस तरह लगाया जाता था। क्लर्जी और नोबेल्टी क्लास पर कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, जिसके कारण नोबेल्टी क्लास के पास बड़ी लैंड होल्डिंग होने से पैसा भी बहुत था, जिससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड बड़ा ही लग्जीरियस एवं विलासितापूर्ण था। उनके इस ऐश्वर्य के कारण फ्रेंच कल्चर एक एडवांस कल्चर बन गया। तो वहीं थर्ड स्टेट के पास भूमि की कमी थी, साथ ही उन्हें विभिन्न प्रकार के टैक्स भी अदा करने पड़ते थे। सोसाइटी के इस स्ट्रक्चर को देखते हुए ये लगता है कि सोसाइटी में थर्ड स्टेज पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट था, और यही एक्सप्लॉइटेशन ही आगे चल करके फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कॉज बना। चलिए स्टूडेंट्स, फ्रेंच रेवोल्यूशन के आउटब्रेक का दूसरा कॉज पॉलिटिकल कंडीशन है। फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी का रूल चल रहा था। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, किंग लुइस 16 अपनी रानी मैरी एंटीनोट के साथ में बैठे हुए हैं। उस समय शासन की सारी पावर्स किंग के हाथों में सेंट्रलाइज थी, और वे अपनी मनमानी कर रहे थे बिना किसी अंकुश के। और राजा की पत्नी मैरी एंटोनेट, जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, वो राजा की एक बुरी सलाहकार भी मानी जाती थी। यहाँ पर उनके लिए बैड एडवाइज़र शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि हिस्ट्री में उनके नाम की एक स्टोरी भी फेमस है, जिसे कीप काम एंड लेट देम ईट केक के नाम से भी जाना जाता है। स्टोरी कुछ ऐसी थी कि एक बार रानी अपनी बग्घी में बैठकर पेरिस घूमने निकली, तो रानी की बग्घी देखकर फ्रांस की भूखी जनता उनके बग्घी के पीछे दौड़ पड़ी, यह सोचकर कि शायद उनको रानी से कुछ खाने को मिल जाए। रानी ने अपने सहायक से पूछा कि ये मेरे बग्घी के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं। सहायक ने कहा कि रानी, ये भूखे हैं और इनके पास खाने को रोटी नहीं है। तो इस पर रानी ने जवाब दिया कि अगर इनके पास रोटी नहीं है तो इनसे कहो कि ये केक खा लें। रानी का यह कथन सुनकर सहायक जो है बड़ी दुविधा में पड़ गया। उसने कहा कि जब किसी देश की रानी या राजशाही परिवार जो ऐसा जिसको रोटी और केक के रेट में कोई अंतर ना पता हो, उसे देश की सत्ता दे दी जाए, तो ऐसे देश का क्या होगा। इनके इस स्टेटमेंट को कीप काम एंड लेट देम ईट केक के नाम से फेमस कर दिया गया। फ्रांस की जनता ने इस पर यह कहा कि जब हमारे दुख दर्द को, एहसास को ये राजा समझते नहीं, तो हमारे ये कैसे राजा है हमारे लिए। इस बात को लेकर के जनता के अंदर काफ़ी जो है गुस्सा आ गया, और आगे चलकर ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए ज़िम्मेदार बना। और इसका एक कारण यह भी था कि फ्रांस की जनता पेरिस में रहती थी, तो वहीं जो शाही परिवार था वो वर्साइल में अपने लग्जीरियस पैलेस में रहता था। ये जो वर्साइल का जो पैलेस था ये पेरिस से काफ़ी दूरी पर बना हुआ था, और उस समय का जो है एक बेहतरीन आर्किटेक्चर में से इसे गिना जाता है। चूँकि इनके पास पैसे की कोई कमी थी नहीं, तो सारा पैसा ये क्या करते थे, अपने ऐश्वर्य में ही खर्चा करते थे, अपने लाइफ में, लग्जरियस लाइफ में ही खर्चा करते थे, अपने ऐश्वर्य आराम में खर्चा। जनता के लिए इनके लिए कोई विशेष वैल्यू नहीं थी, जो आगे चलकर फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कॉज बना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉजेज़ पर हम डिस्कशन अपने नेक्स्ट वीडियो फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट 3 में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।